नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड हाउस पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों के लिए राजनीतिक तटस्थता की अनिवार्यता की बात कहते हुए सेवानिवृत्ति के बाद अथवा इस्तीफा देकर राजनीति में आने वाले नौकरशाहों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लगाने से इनकार कर दिया है। कूलिंग ऑफ पीरियड का आशय उस व्यवस्था से है जिसमें तय अवधि के बाद ही ऐसे लोग राजनीति से नाता जोड़ सके। न केवल नौकरशाह बल्कि आज के दौर में तो न्यायपालिका तक से जुड़ाव रखने वालों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद अहम पदों पर नियुक्तियां मिलने लगी है। यह सवाल भी कोई आज का नहीं बल्कि बरसों से उठता रहा है। खास तौर पर चुनावों के मौके पर राजनीतिक दल जब नौकरशाहों के इस्तीफा देने या सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद टिकट देते हैं तो यह बहस फिर शुरू हो जाती है। क्या कूलिंग ऑफ पीरियड तय किए बिना ऐसी परिपाटी को उचित ठहराया जा सकता है? यह सवाल इसलिए भी उठता है ताकि देश के नौकरशाहों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में काम करने के आरोप नहीं लग सके। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सत्ता में बदलाव के साथ ही नौकरशाही में फेरबदल की प्रक्रिया भी साफ बताती है कि अहम पदों पर पदस्थापन भी दलीय निष्ठा को देखकर होने लगा है। सेवा में रहते हुए कई नौकरशाह तो किसी राजनेता की तरह ही बर्ताव करने लगते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव लड़ना जिस तरह से किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसी तरह उम्मीदवार तय करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों को भी है। लेकिन जब सरकारी सेवा से निवृत्त होकर या बीच में ही इस्तीफा देकर कोई नौकरशाह अचानक से किसी दल के साथ बतौर उम्मीदवार सामने आता है तो उसके कार्यकाल को लेकर भी राजनीतिक दल से प्रभावित होने का संदेह उठ खड़ा होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड का कानून बनाने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका पर छोड़ दिया है, यानी कानून बने तब जाकर ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार का नया दौर शुरू हो सकता है। चुनाव आयोग तक कूलिंग ऑफ पीरियड तय करने का पक्षधर रहा है, लेकिन महज सुझावों से बात नहीं बनने वाली। कोई एक दशक पहले भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने तो जजों के लिए भी कूलिंग ऑफ पीरियड की वकालत की थी। उनका कहना था कि सेवानिवृत्ति पूर्व किए गए फैसले बाद में मिलने वाले पद की चाहत से प्रभावित होते हैं। राजनीतिक तटस्थता की सुप्रीम कोर्ट की नसीहत अपनी जगह सही है, लेकिन कोई तटस्थ क्यों रहेगा जब उसे भविष्य निष्ठाओं में ही नजर आता रहेगा। नौकरशाहों की ऐसी दलीय निष्ठा पर अंकुश जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की 3 लहरों से आए नकारात्मक प्रभावों के बाद फिर से पटरी पर लौटने के संकेत दे रही थी। ज़्यादातर क्षेत्र कोविड पूर्व की स्थिति में लौट चुके थे। महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित संपर्क संगठन सेवाएं जैसे यात्रा, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी भी कोविड पूर्व की आर्थिक स्थिति में लौटती दिखने लगी थी। पर रूस यूक्रेन युद्ध, कीमतों में वृद्धि व आपूर्ति पक्ष की बाधाओं से न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर आर्थिक बहाली की गति धीमी पड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO के अनुसार वैश्विक विकास दर जो 2021 में अनुमानित 6% थी, 2023 में घटकर 3% रह सकती है। भारत की विकास दर भी संशोधित की गई है और जनवरी 2022 में 9% के स्थान पर हाल ही WEO में इसे घटाकर 8.2% किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ेगा वह अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। चूंकि भारत कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल महंगाई के लिए बड़ा जोखिम पूर्ण कारक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य में कहा है कि महंगाई का ग्राफ मौजूदा वित्त वर्ष में 4.5% से 5.7% तक बढ़ चुका है। यह वृद्धि विश्व स्तर पर कच्चे तेल की औसत कीमत $100 प्रति बैरल पर आधारित है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें मार्च के पहले व दूसरे सप्ताह में $135 प्रति बैरल पहुंच गई थी, जो अप्रैल में $100 से $110 के बीच बनी रही। सरकार सभी व्यवहारिक विकल्प तलाश रही है। ऐसी रिपोर्ट है कि भारतीय रिफाइनरी अगले 6 माह तक
तेल आयात करने के लिए रूस के साथ समझौता कर रही है। एक और जहां तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई है, गैर तेलीय स्रोतों से घरेलू महंगाई का जोखिम बना हुआ है। खाद्यान्न की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। खाद्य एवं कृषि संगठनों के खाद्य मूल्य सूचकांक वैश्विक खाद्य कीमतों का सूचकांक ने मार्च में पिछले माह के मुकाबले 12.6% की वृद्धि दर्ज की। सूचकांक में वनस्पति तेलों, अनाज, मीट, चीनी व डेयरी उत्पाद की बढ़ी हुई कीमतें दर्शाई गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से देश में आवश्यक तेल की जरूरत पूरी न होने के चलते खाद्य तेलों की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। भारत में गत वर्ष कुल पाम तेल आयात में इंडोनेशिया का योगदान 45% था। भारत के खाद्य तेल बाजार में इंडोनेशिया के इस बड़े योगदान को देखते हुए लगता है कि उसके इस फैसले से भारत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरकार कई उपाय कर रही है, जैसे खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आयात शुल्क हटाना, पर इसके अलावा अल्पावधि में विकल्प सीमित ही है। उम्मीद है आने वाले समय में इंडोनेशिया तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटा लेगा। आपूर्ति में बाधा का एक अन्य कारण हाल ही चीन में लॉकडाउन से सामने आया है। चीन 2020 के शुरुआती दिनों से ही कोविड महामारी के गंभीर प्रकोप से जूझ रहा है। लॉकडाउन के कारण भारत में कई वस्तुओं की निर्माण सामग्री में प्रयुक्त होने वाले सामान की आपूर्ति बाधित हुई। लॉजिस्टिक चुनौतियों के चलते भी कीमतें बढ़ने की आशंका है। वैश्विक स्तर पर अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते थोक मूल्य मुद्रास्फीति WPI लगातार 12 माह तक दहाई की संख्या में बनी रही। तेल, धातु, रसायनों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसलिए कंपनियों का मार्जिन प्रभावित होने लगा है। FMCG सेक्टर की कुछ कंपनियों ने कीमतें बढ़ाकर बढ़ती कीमतों का बोझ जनता पर डालना शुरू कर दिया है। बीते कुछ माह घरेलू सामान की कीमतें नियंत्रित रहने के बाद अब वृद्धि दिखने लगी है। RBI का घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वे मार्च के अनुसार अगले कुछ महीनों व एक साल की अवधि में कीमतें बढ़ सकती है। यदि परिवारों को लगता है कि निकट भविष्य में कीमतें बढ़ सकती हैं, तो वे वर्तमान में वस्तुओं व सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे। इससे वेतन भत्ते भी बढ़ेंगे। भविष्य में ऊंची कीमतों की प्रत्याशा मौजूदा कीमतों पर दबाव बना सकती है। सरकार व RBI को वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों के जरिए बढ़ती महंगाई का असर कम करने के लिए हर संभव उपाय करने की जरूरत है। खाद्य एवं कच्चे तेलों पर शुल्क में कटौती की जा सकती है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल से ऊपर जाती है तो वह शुल्क में कटौती कर हस्तक्षेप करेगी। जाहिर है नीतिगत विकल्प आसान नहीं है। शुल्क में कटौती का असर सरकार की कमजोर राजस्व स्थिति को प्रभावित करेगा। मौद्रिक नीति मोर्चे पर RBI का बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के कदम उठाने की जरूरत है। इस दिशा में पहला कदम हानि रहित और तरलता की चरणबद्ध वापसी है। RBI ने पहले ही यह शुरुआत कर दी है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के मार्ग में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। बेरोजगारी को किसी एक कारण से जोड़ना गलत है। ठीक इसी तरह कोई एक हल भी नहीं हो सकता है। आज भी आधी से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है तथा बाकी बची औद्योगिक व सर्विस क्षेत्रों पर निर्भर है। सर्विस क्षेत्र का योगदान औद्योगिक क्षेत्र से आंशिक रूप से अधिक है। आंकड़ों के अनुसार 33% लोग रोजगार के लिए सर्विस क्षेत्र पर निर्भर है, जबकि करीब 25% औद्योगिक क्षेत्र पर। विडंबना यह भी है कि कृषि क्षेत्र का योगदान GDP में मात्र 15% के आसपास ही है। इसलिए पिछले 3-4 दशकों से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बेरोजगारी की दर में अधिक है। पिछले वर्षों में करीब 4 करोड़ ग्रामीण लोगों ने कृषि क्षेत्र को छोड़ा है। ये लोग शहरों में विभिन्न तरह के असंगठित क्षेत्रों से जुड़कर अपना जीवन चला रहे हैं। लगातार चली आ रही बेरोजगारी की समस्या का एक दुष्प्रभाव यह भी सामने आया है कि इससे समाज में आर्थिक विषमता बहुत बढ़ गई है। 90 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत में अर्थव्यवस्था की बागडोर निजी क्षेत्रों के हाथ में है। दूसरी तरफ जब हर सरकार बेरोजगारी की समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाई है, तो उसका यह दुष्परिणाम हुआ है कि आज विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक विषमता वाला मुल्क बन गया है। अगर बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती रही तो यह खाई और गहरी होती रहेगी। इस समस्या के हल के लिए अब जरूरत है कि आर्थिक नीतियों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की ज़्यादा से ज़्यादा वकालत की जाए। अब इस संदर्भ में भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संघर्ष के विश्लेषणात्मक
अध्ययन की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर अधिक लागत और कम गुणवत्ता भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। इनको दूर करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में शोध व अनुसंधान पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करके शुरुआत की जानी चाहिए। आंकड़ों के अनुसार आज भारत में जीडीपी का मात्र 0.7% ही शोध व अनुसंधान पर खर्च होता है, जबकि यह खर्च इजराइल में 4.6%, जापान में 3.2%, जर्मनी में 3% व अमेरिका में 2.8% है। अगर यह बढ़ेगा तो भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की वैश्विक शाख बढ़ेगी। स्टॉप 160 शब्द प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। इसका बार बार अभ्यास करिए और इसको ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।